हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल गुरुकुल। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का दूसरा वीडियो है ये, जिसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस एन केमिकल एन इक्वेशन। ठीक है, हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जो केमिकल इक्वेशन होती है, जो केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है केमिकल इक्वेशन, उसे बैलेंस करते हैं कैसे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके पहले का जो वीडियो है जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें बेसिक चीजें देखी, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें हमने देखी उस वीडियो में, जो कि ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था। हम 3 वीडियो में ही इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, वो अपलोड हो चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, जिन्होंने देखा वो अभी इस वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बैलेंस करने का देखेंगे, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जो कि क्या कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें स्टार्टिंग में जो मास होगा किसी एलिमेंट का, या टोटल मास जो होगा रिएक्टेंट्स का, वो इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट्स का टोटल मास। यानी कि अगर मैं किसी रिएक्शन को लिखूं A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, अगर ये रिएक्शन लिखी तो जो ये रिएक्टेंट्स है A एंड B, इसका टोटल मास, ये जो भी हो, ये भी ए जो हो, बी जो हो, जो भी हो, ये हम इससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा टोटल मास से। टोटल मास मान ले इसका कि 60 है इन दोनों का मिला के, तो इस तरफ सी प्लस डी का मिला के भी टोटल मास 60 होना चाहिए। ठीक है, ना एक बढ़े ना एक घटे, थोड़ा भी बढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा भी घटना नहीं चाहिए, वो सेम टू सेम होना चाहिए। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। और नहीं पढ़ा या नहीं रह गया कुछ भी हो तो अभी हमने ये सीख लिया, देख लिया। ठीक है, दोनों तरफ का मास सेम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है, एरो के दो तरफ जो केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स, उनके अलग अलग जो एलिमेंट्स है, अलग अलग जो कंपाउंड्स है, उसके टोटल उसके नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम इन बोथ साइड, इन इक्वल इन ईच साइड। यानी कि रिएक्टेंट साइड पे अगर हाइड्रोजन के टोटल एटम 4 है तो प्रोडक्ट्स में भी हाइड्रोजन के टोटल एटम 4 ही होने चाहिए। अगर यहाँ 4 है और यहाँ 5 निकले, 6 निकले, 3 निकले, कम ज्यादा कुछ भी हुआ, अगर चेंज आया, ठीक है, या तो यानी कि दोनों तरफ अगर सेम नहीं है, चेंज है दोनों तरफ की नंबर में, तो वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। अनबैलेंस्ड, ठीक है, वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। वो बैलेंस इक्वेशन नहीं है, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे बैलेंस करने के लिए कुछ 7 स्टेप है, जो स्टेप हम अभी देखेंगे। उससे पहले किसी एक रिएक्शन को हम सिर्फ एज ए बेसिक देख लेते हैं कि कैसे उसे हम बैलेंस कर सकते हैं। उसका जो स्टेप है वो हम देखते हैं। तो हम Zn यानी कि जिंक की रिएक्शन देखेंगे। तो जिंक प्लस H2SO4 इट गिव्स ZnSO4 प्लस H2। सो हम देखेंगे दोनों तरफ, यानी कि सारे ही एलिमेंट। सबसे पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे टोटल। हर एक बार हम जब भी हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन तो 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स। फिर दूसरे में लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स और एटम्स इन, और एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड LHS। और यहाँ पे लिखेंगे एटम्स राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ एलिमेंट लिखेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स कितने हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं। तो ये है पहला जिंक। कितने एलिमेंट है वो लिख दो पहले। एक तो जिंक है, पहला एलिमेंट एक जिंक है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दो। फिर क्या है, सल्फर है, सल्फर लिख दो। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी लिख दो। इतने ही एलिमेंट है, कोई भी इसके सिवा नहीं है। ठीक है, तो जिंक
लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि यहाँ पे जिंक कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। फिर जाओ राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जिंक कितना है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, सल्फर, ये रहा 1 ही जिंक है तो 1 लिख दो। दूसरी तरफ हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है तो 2 लिख दिया। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन देखो, ये जिंक है, सल्फर, ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे अब देखो हाइड्रोजन के बाद कौन आया, सल्फर, सल्फर यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया। राइट हैंड साइड पे देखेंगे सल्फर 1 है तो 1 लिख दिया। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी 4 है तो 4 ही लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यानी कि दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, यानी कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों के तरफ एलिमेंट्स के जो एटम्स है उनका नंबर सेम है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही साबित हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ का मास जो है वो टोटल मास जो है वो सेम आ रहा है, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये हो गई जिंक प्लस H2SO4 वाली रिएक्शन की बात। क्योंकि ये तो पहले से बैलेंस ही थी तो हमें कुछ खास करना नहीं था, सिर्फ एलिमेंट लिखे लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे एंड देख लिया हमने कि ये इक्वेशन बैलेंस है। अब हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे जो भी हमारी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दे रखी है, हम सिर्फ यहाँ पे स्टेप्स कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो वो रिएक्शन जो है वो है आयरन यानी कि Fe प्लस H2O, यानी कि आयरन प्लस पानी यानी कि H2O, इट गिव्स Fe3O4। ये एक कंपाउंड है। ठीक है, ये आयरन और पानी के साथ जो रिएक्शन होती है आयरन और पानी की, उससे बनता है Fe3O4 ये कंपाउंड, जिसका ये केमिकल फॉर्मूला Fe3O4 है, और उसके साथ बनेगा हमारा यहाँ पे एक तो बनेगा Fe3O4 और दूसरा बनेगा H2। ठीक है, तो ये चीजें बनेगी। अभी ये हो गई रिएक्शन। अब हम पहले जैसा किया था फिर से वैसा ही करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट, दूसरा हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एटम्स, तीसरा लिखेंगे हम एटम्स कहां पे, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, एटम्स कहां पे, राइट हैंड साइड पे। तो ये हो गया एलिमेंट, एटम्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ। अभी क्या कौन कौन से एलिमेंट है, तो एक है आयरन यानी कि Fe, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, इसके सिवा कोई एलिमेंट नहीं है, ये 3 ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन है 1, राइट हैंड साइड पे अगर देखेंगे तो वो है 3। हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो वो है 2, यहाँ पे भी 2 है। अभी ऑक्सीजन यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 4, मतलब 1 है यहाँ 3 है। यहीं से पता चल गया है कि इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। इसे बैलेंस करने के लिए जो स्टेप्स है वो स्टेप्स अब हम फटाफट धड़ाधड़ एकदम जोरदार तरीके से देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को जो हमने लिखा उसके अलग अलग एटम्स दोनों तरफ मौजूद है, तो उससे हमें बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि वो अलग अलग है तो वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहलाएगी। तो उसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, यानी कि कुछ नहीं, ये अगर स्टेप्स, राइट द स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लिख सके, इसलिए सिर्फ ये स्टेप को रट्टा लगा लेना है। बाकी जब तुम्हें आ जाएगा तब तुम ये सब देखने नहीं जाओगे, तब तुम सीधा रिएक्शन को ऐसे तुम रिएक्शन को बैलेंस करोगे इक्वेशन को। ठीक है, ये स्टेप्स हम इसलिए देख रहे हैं कि अगर कहीं कुछ लिखना आ गया तो हमें पता हो कि ऐसी चीजें होती है और ऐसा कहीं हमने देखा था, पढ़ा था, सुना था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है कि जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसे सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ड फॉर्म में। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, ध्यान से सुन के। अगर नोट्स वोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन को वर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दूसरा हम देखेंगे, दूसरा स्टेप जो है इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन लिखेंगे वर्ड फॉर्म में, यानी कि वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, फिर केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तीसरा जो स्टेप है, सबसे पहले वर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर केमिकल फॉर्म में लिखेंगे, फिर तीसरा जो स्टेप है वो जो केमिकल इक्वेशन लिखी, जैसे
सबसे पहले अगर आयरन, जैसे हमने देखा Fe लिखा हमने प्लस H2 लिखा था, तो सबसे पहले वर्ड फॉर्म में क्या होगा, सो यहाँ पे वाटर आ जाएगा, वाटर लिख देंगे, बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे आयरन, ठीक है। उसको फिर ये वर्ड फॉर्म से भी केमिकल फॉर्म में लिख दिया। अब जो ये केमिकल फॉर्म में लिखा है, उस केमिकल फॉर्म के आसपास हम बॉक्स बना देंगे, उसके अराउंड हम बॉक्स बना देंगे, यानी कि मेक अ बॉक्स अराउंड दी केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। जो उन सब केमिकल रिएक्शन लिखी उसमें जो इक्वेशन में जो केमिकल फॉर्मूलाज है उसके अराउंड हम बॉक्स बना देंगे। वो बॉक्स इसलिए बनाना है क्योंकि बॉक्स बनाने के बाद उस बॉक्स के अंदर मौजूद जो फॉर्मूला है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हमने बॉक्स ना बनाया तो क्या हो सकता है कि हमें जल्दी जल्दी में हम उसका सबस्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं या कुछ और उसकी जगह लिख सकते हैं, तो ऐसी भूल चूक हो सकती है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे Fe लिखा है तो Fe के आसपास बॉक्स बना देंगे, तो इसे ना यहाँ इस एरिया में कहीं भी कुछ लिख नहीं सकते, जो भी लिखना करना है वो इस बॉक्स के बाहर ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, बॉक्स बना देना है एलिमेंट के आसपास, मेक अ बॉक्स अराउंड द एलिमेंट, ठीक है, मेक अ बॉक्स अराउंड द एलिमेंट, अराउंड द एलिमेंट। उससे क्या होगा कि जो भूल चूक हो सकती थी, कुछ गड़बड़ी हो सकती थी लिखने में, ठीक है, कुछ सबस्क्रिप्ट वब्स्क्रिप्ट चेंज हो जाता, ऐसा कुछ हो सकता था, वो भूल हमारे से अब नहीं होगी क्योंकि हमने बॉक्स ऑलरेडी बना दिया है। तो बॉक्स बना दिया, बॉक्स बनाने के बाद हमें देखना है क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, फोर्थ स्टेप जो है, या सेकंड स्टेप भी कह सकते हैं। ये तो हमने ऐसे ही बस फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप भी, सेकंड भी कह सकते हैं, फोर्थ भी, टेक्स्ट बुक में इसे सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या करना है, हमें ऐसा कंपाउंड पसंद करना है, कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड, रिएक्शन जो केमिकल इक्वेशन हमने लिख रखी है उसमें ऐसा कंपाउंड पसंद करना है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या हो, सबसे ज्यादा अमाउंट में एटम्स हो। Fe ये तो अकेला बेचारा पड़ा है, H2O कितने हैं इसमें, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, टोटल लिख रहा हूँ, टोटल एटम्स लिख रहा हूँ इन सबके, 2 और 1 3 हो गए। ये 3 आयरन के हैं यानी कि 3, और ऑक्सीजन के 4 है यानी कि 4 और 3 होते हैं अपने 7, तो ये टोटल हो गए 7। ये जो है हाइड्रोजन खुद के 2 लेके बैठा हुआ है, तो ये 2 हो गए, 1 3 7 2, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 7 है, इसमें से सबसे बड़ा 7 है, मतलब कि हमें वो कंपाउंड मिल गया जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में एटम्स है। यही कन्वीनियंट मेथड है, यानी कि उस स्टेप में लिख रखा है कि इट इज ए कन्वीनियंट मेथड टू सिलेक्ट द कंपाउंड विच हैव ए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि जिस कंपाउंड के पास सबसे ज्यादा मात्रा में एटम्स हो, हमें वो कंपाउंड पसंद करना है, सिलेक्ट करना है, टू बैलेंस, स्टार्टिंग द बैलेंसिंग द इक्वेशन को बैलेंस करने की स्टार्टिंग हमें उस कंपाउंड से करनी है जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा मात्रा में एटम्स हो, और उस कंपाउंड में भी हमें वो एलिमेंट सिलेक्ट करना है जिस एलिमेंट के इंडिविजुअली खुद के उसके एटम्स जो है वो सबसे ज्यादा हो, यानी कि सबसे ज्यादा एटम, टोटल एटम वाले हमने पसंद किया Fe3O4, यानी क्योंकि उसमें 7 एटम है टोटल, तो सबसे पहले तो ये पसंद कर लिया। उसके बाद हमें वो देखना है कि उस कंपाउंड में भी सबसे ज्यादा एटम किसके है, तो इसमें 2 लोग हैं, अलग अलग 2 एलिमेंट है, एक तो है ऑक्सीजन, दूसरा है आयरन। आयरन के खुद के 3 है, ऑक्सीजन के खुद के 4 है, यानी कि ऑक्सीजन 4 है, आयरन 3 है, यानी कि 3 और 4, तो हम पसंद करेंगे 4 वाले ऑक्सीजन को, क्योंकि सबसे पहले तो मैक्सिमम एटम के जो नंबर है वो कंपाउंड पसंद करना है, उसके बाद उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा अमाउंट में जिसके एटम है उस सबसे ज्यादा एटम वाले एलिमेंट को हमें फिर बाद में पसंद करना है उसमें से, ठीक है, उस कंपाउंड में से जो हमने पहले सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमने सिलेक्ट कर लिया, तो वो स्टेप हम लिख देते हैं कि वो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम नंबर जो है, सिलेक्ट द कंपाउंड
select the compound which have a maximum number, ठीक है, which have a maximum number of atoms। उसके बाद इसी स्टेप में हमें लिखना है कि select the element from this compound जो हमने सिलेक्ट किया है उस कंपाउंड में से select the element from this compound which have a maximum number of atoms। यानी कि सबसे ज्यादा एटम वाले कंपाउंड को पसंद करो और फिर उस कंपाउंड में जो सबसे ज्यादा एटम वाला है उस एलिमेंट को पसंद करो और उसके बाद बैलेंस करो उस एलिमेंट को सबसे पहले। तो हम अब फिर से रिएक्शन लिखेंगे Fe प्लस H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। सबसे ज्यादा वाले ऑक्सीजन को हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी इस तरफ ऑक्सीजन 4 है जैसे टेक्स्ट बुक में दे रखा है, अगर उसी तरफ से करना है तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे जो और राइट हैंड साइड पे, तो ये हो गया अपना एलिमेंट कौन सा, ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि यहाँ पे है ऑक्सीजन 1, राइट हैंड साइड पे है ऑक्सीजन 4। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे जो 1 है उस 1 को 4 से गुणना होगा, यानी कि इसका जो कॉफिशिएंट है उसे 4 अगर कॉफिशिएंट लगा दे हम, ये जो H2 ऑक्सीजन है उसके सामने अगर 4 को कॉफिशिएंट की तरह लगा दे तो हमें 4 ऑक्सीजन मिल जाएंगे सीधे, क्योंकि 1 into 4 is equal to 4, ठीक है। और यहाँ तो ऑलरेडी 4 है तो यहाँ पे सिर्फ कॉफिशिएंट 1 लगाएंगे, लिखे ना लिखे 1 फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 से गुणा, यानी कि जो H2O लेफ्ट हैंड साइड पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। किसे करेंगे, जहां पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ है नहीं, यहाँ है, यस, तो यहाँ पे करेंगे। कहा, यहाँ पे नहीं लगाना है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये ध्यान रखने वाली बाबत है कि हमने ऑलरेडी बॉक्सेस बना रखे हैं, ये हम सीख रहे हैं, ठीक है, कि हमने ऑलरेडी बॉक्सेस बना रखे हैं। सो यहां बॉक्स के अंदर नहीं लिखना है कुछ भी, वो 4 यहां बॉक्स के बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 बॉक्स के बाहर आएगा, यहाँ पे 4 आ गया। तो ये हो गया एक स्टेप खत्म, ऑक्सीजन को हमने कर दिया। उसके बाद अब देखेंगे, एक बार अगर ये स्टेप हो गया कि सबसे ज्यादा एटम वाले हमने एलिमेंट को बैलेंस कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर रैंडम किसी को भी पसंद करना है, उसके बाद सिलेक्ट करना है कि जिसे हम बैलेंस करेंगे। किसको करेंगे, साफ साफ दिख रहा है कि 4 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 हो गए हैं। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन अकेला पड़ा है, तो क्योंकि यहाँ अकेला है तो सिर्फ उसी को बैलेंस करने के लिए कोई भी अगर हम नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे, तो फटाफट उस एक में ही चेंज आएगा, दूसरे में चेंज नहीं आएगा। यानी कि हाइड्रोजन अलग है, तो अगर यहाँ पे हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन के नंबर में चेंज आएगा, दूसरे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये आसान रहेगा कि हम हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन के बाद हम हाइड्रोजन को चुने। हम इसको भी चुन सकते हैं, इसको भी पसंद कर सकते हैं, लेकिन हमें जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, वो हमें पहले पसंद करना है। तो 4 H2 से हमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जैसे 4 लगाए, वही 4 H2 से भी मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 2 हाइड्रोजन थे, 4 से मल्टीप्लाई हुए, 4 दूनी 8, यानी कि अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे 8 हाइड्रोजन हो गए टोटल। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई, राइट हैंड साइड ये हो गया हाइड्रोजन एलिमेंट, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 2 और 4, 4 2 8, तो यहाँ पे 8 है। राइट हैंड साइड पे 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 8 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि राइट हैंड साइड पे हमें 2 से 4 मल्टीप्लाई करने पे 8 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे इसके सामने, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हम 4 लगा देंगे, और यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा, और यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 चौकी 8, तो यहाँ 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ ऑलरेडी 8 है, तो यहाँ 4 हमने लगा दिए, ठीक है। यहाँ 4 लगा दिए,
ये भी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखना है। उसके बाद क्या है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बाकी क्या रहा, आयरन बाकी रहा। अभी आयरन का देख लेते हैं। तो ये जो आयरन है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन कितना है 1, राइट हैंड साइड पे कितना है 3। और कोई बैलेंस बाकी है नहीं, सिर्फ आयरन बाकी है। यस, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 3 है। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ 1 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अपना 3 आ जाएगा। तो बॉक्स के बाहर लिख देंगे हम 3। तो 3 आयरन यहाँ हो गया और यहाँ Fe3 यानी कि 3 आयरन यहाँ है। 4 इस पूरे बॉक्स के साथ है मल्टीप्लाई में, मतलब इस ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 ऑक्सीजन हो गए, ये 4 और ये ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे O4 यानी कि 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी है। ये 2 हाइड्रोजन थे H2, लेकिन यहाँ 4 लगा दिए तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। 4 और ये 2, तो 4 2 8 हो गए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 लगाया तो 4 2 8, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन हो गए। 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। 3 आयरन यहाँ थे तो यहाँ पे 3 लगा दिया तो 3 आयरन हो गए, ठीक है। तो ये हो गया अपना आयरन भी हो गया बैलेंस, ये अपना आयरन भी बैलेंस हो गया। अब जो 5th स्टेप था, ठीक है, जो 5th स्टेप था, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद 5th स्टेप हमें जो लिखना है वो हम ये लिखेंगे। हम टेक्स्ट बुक की तरह नहीं जा रहे हैं, हम सीधे इजी फॉर्म में जो चीजें है समझने की, जो काम की चीजें, वो सीधे स्टेप वाइज लिख के हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब सब कुछ बैलेंस हो गया। वही मेथड थी बैलेंस करने की, जिस हिसाब से हमने किया, सबको अलग अलग लिख के फिर हमने बैलेंस कर दिया, ठीक है। जो बाकी रह रहा था उन सबको बैलेंस करके हमने फाइनल इक्वेशन लिख दी। फाइनल इक्वेशन क्या आई, 3Fe प्लस 4H2O इट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 3 Fe और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो ये हो गई हमारी फाइनल केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ हर एक एलिमेंट, राइट एंड लेफ्ट साइड का हर एक एलिमेंट बैलेंस है, ठीक है। नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, ऑन बोथ साइड आर सेम, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अभी लास्ट में हमें ये देखना है कि जो केमिकल इक्वेशन है, क्या उसमें हमें फिजिकल स्टेट दिख रहे हैं किसी जगह पे? नहीं, हमें इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि हाइड्रोजन किस फिजिकल स्टेट में है, यानी कि गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, या फिर एक्वियस स्टेट में है, किस स्टेट में है, या फिर सॉलिड स्टेट में, ये हमें इससे पता नहीं चल पा रहा। तो 5th स्टेप हम ये लिखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, फॉर मेकिंग द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें रिएक्शन की जो कंडीशंस होती है, रिएक्शन कंडीशंस लिख सकते हैं हम। रिएक्शन कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, और यहाँ रिएक्शन में कोई कैटेलिस्ट यूज हुआ है तो उसे भी हम ऐड कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि कोई एक्स्ट्रा चीजें रिएक्शन में, कि कोई चीजें यूज हुई है, क्या कंडीशंस थी वो चीजें। लेकिन हमने बात की कि फिजिकल स्टेट की, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमें केमिकल इक्वेशन में जो एलिमेंट है उसके बाजू में, ठीक है, उसका जो फिजिकल स्टेट है उसे हमें लिखना पड़ेगा, तब केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है हर एक के इक्वेशन में लिखना। जिस इक्वेशन में स्पेसिफिक हमें जरूर पड़े या कहा गया हो लिखो, या फिर दिया हुआ हो, ठीक है, यानी कि जरूरी हो उसमें लिखना, वैसी ही इक्वेशंस केमिकल रिएक्शंस में फिजिकल स्टेट्स को इंक्लूड करते हैं। बाकी उनको हर एक इक्वेशन में लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है।
तो मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं हम दो तरीके से। कैसे? पहला तरीका फिजिकल स्टेट लिख दो, यानी कि लिक्विड में है, गैसियस स्टेट में है, एक्वियस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, किस स्टेट में है, ये लिख दो। और दूसरा कंडीशंस लिख दो, रिएक्शन जिस कंडीशंस में हो रही है, जिस टेम्परेचर पे हो रही है, जिस प्रेशर पे हो रही है, जिस कैटलिस्ट का यूज हो रहा है, वो सब लिखो तो मोर इंफॉर्मेटिव होगी और ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी केमिकल रिएक्शन। दो तरीके से होगी, पहला लिख दिया कंडीशंस, दूसरा लिखेंगे फिजिकल स्टेट्स। राइट दी फिजिकल स्टेट्स, ठीक है, फिजिकल स्टेट। ये दो तरह से कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं समझने के लिए, अगर लिखना हो, नोट वोट बनाना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मिटा ही देते हैं इसको। सो अभी लास्ट स्टेप जो हमने देखा कि मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट और कंडीशंस भी लिख सकते हैं। तो उसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स मिथेनॉल, यानी कि CH3OH, इसका नाम है मिथेनॉल। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन यहाँ पे 4, 3 और 1 4 है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, ये 3 हाइड्रोजन, एक और एक हाइड्रोजन, 4 हो गए। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन CO, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे ये इक्वेशन जिस कंडीशन में हो रही है, वो कंडीशन, वो प्रेशर किस प्रेशर पे हो रही है, वो है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये इक्वेशन होगी, ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये एरो के ऊपर हमने लिख दिया 340 एटमॉस्फेयर पे रिएक्शन होगी। दूसरा हम लिख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल है 6CO2 12H2O। रट्टा मार ही लेना है इक्वेशन का, ठीक है। अगर रिएक्शन सीधी दे रखी है, ऐसी फेमस रिएक्शन है उनका, तो रट्टा सीधा लगा ही देना है। 6CO2 12H2O, C6H12O6, 6O2 6CO2, ठीक है, सॉरी 6H2। सो यहाँ पे 6 तो 6 कार्बन हो गए, 6 2 12 और ये 12, 24 टोटल। तो ये गए 6 दूनी 12, 6 और 6 12 2 24, ये हो गए 6 2 12 24, हो गए 12 2 24, हो गई रिएक्शन। यहाँ पे लिखेंगे हम सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, यानी कि शक्ति प्राप्त करने के लिए जो अपना खाना बनाते हैं, उसमें खाना बनाने के लिए जो चीजें चाहिए उसमें मेन है एक पिगमेंट, जो कि है पिगमेंट यानी कि रंजक द्रव्य, जो कि है क्लोरोफिल। वो तभी काम करता है जब सनलाइट हो, ठीक है। तो ये सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों चाहिए, तभी प्लांट में ये रिएक्शन होगी और ग्लूकोज बनेगा। तो ये दोनों उसके एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम देखते हैं, और एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि हम देखेंगे फिजिकल स्टेट वाला। जैसे उसी को देख लेते हैं, Fe प्लस 3Fe प्लस 4H2O, इट गिव्स Fe3O4, it gives Fe3O4 plus 4H2. So this is the gaseous state, this is the solid state, this is Fe3O4 is a solid state, and this hydrogen is a gaseous state. Okay, so ये जो है आयरन जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये वाटर जो कि गैसियस फॉर्म में है। गैसियस इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है, ये जो गैसियस इसलिए लिखा है क्योंकि जो H2O है वो मॉइस्ट के फॉर्म में जो एटमॉस्फेयर में रहेगा, वो आयरन के साथ
रिएक्शन करेगा और फिर ये जो उसका Fe3O4 जो बनाएगा, जिससे लोहा कट जाता है ऐसा कहते हैं हम, ठीक है। तो वो हो जाएगी रिएक्शन, जिससे कि लोहे की कोई भी चीज है वो बिगड़ जाती है भेज वाले वातावरण में रखने से, वही वो रिएक्शन, ये रिएक्शन है। तो ये दोनों का एग्जांपल्स हमने देख लिए रिएक्शंस के, सारे रिएक्शंस जो इससे रिलेटेड थी इन चीजों से वो देख ली। अब एक क्वेश्चन जो कि इससे पहले वाले लेक्चर से रिलेटेड है वो देख लेते हैं, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को एक एक्टिविटी में बर्न किया था, जलाया था, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को। और वो जलाने से पहले हमें ऐसा कहा गया है कि उसे सबसे पहले सैंड पेपर से साफ करना है अच्छे से और फिर बाद में उसे जलाना है। तो ऐसा क्यों करना है कि जलाने से पहले सैंड पेपर से या किसी से भी साफ क्यों करना है उसे, मैग्नीशियम रिबन को? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो बड़ी ही रिएक्टिव मेटल है, तो उसकी जो रिबन है वो एटमॉस्फेयर में खुली छोड़ देने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, एक लेयर मैग्नीशियम रिबन पे। ये जो मैग्नीशियम की रिबन थी उस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की पूरी एक लेयर बन जाती है ऊपर, और जो मैग्नीशियम था मेटल वो उसके नीचे दब जाती है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और इससे फर्दर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाती। यानी कि जो क्लियर, जो ओरिजिनल, जो साफ मेटल है मैग्नीशियम, वो फर्दर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्तर, लेयर उस पर बना रहता है, तो और वो रिएक्शन आगे नहीं कर पाती। इसी के लिए हमें सबसे पहले ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो हटाने के लिए सैंड पेपर या किसी ऐसी चीज से हमें घिस के उसे साफ करना पड़ता है। तो जैसे ही वो लेयर हट जाती है तो रिएक्शन फास्ट होती है और हमें अपने रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। इसीलिए हमें रिबन को जलाने से पहले, मैग्नीशियम की रिबन को जलाने से पहले उसे अच्छे से साफ करना होता है सैंड पेपर से या किसी भी ऐसी चीज से, ठीक है। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप टेक्स्ट बुक में जितनी भी 2, 4, 5 जो भी रिएक्शंस दे रखी है बैलेंस करने के लिए, जो ऐसे क्वेश्चन है कि जिसमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के दे रखे हैं क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ना आए तो कमेंट में मुझे पूछ लीजिए, मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो यहीं पे रखते हैं। और हाँ, फिजिकल स्टेट और जो एक्स्ट्रा कंडीशंस है केमिकल रिएक्शन होने के लिए, जो कंडीशंस, फिजिकल स्टेट सब लिखने के लिए, ऐसे कोई भी क्वेश्चन इस लेक्चर से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के देख सकते हैं, कर सकते हैं। ना आए तो कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, मे बी लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि हमने कहा था कि 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म कर देंगे। तो ये दूसरा लेक्चर था, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।